तरफ। अच्छा बताओ बी किधर जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी की तरफ। नाउ लेट्स सी देयर प्रोडक्ट। 0.1 into 1 कितना होता है? 0.1। 0.1 into 10 स्क्वायर कितना होगा? 1 1 into 10 raised to 4 10 10 into 10 raised to 6 100 ठीक है। तो यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट कैसा हो रहा है? प्रोडक्ट किधर जा रहा है? इंफिनिटी। सी किधर जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। अरे ये बात समझ में? तो केस 2 में क्या हो गया? 0 अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये इन्फिनिटी। ठीक है। देखो दोनों में ए 0 की तरफ जा रहा है, बी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका और इसका प्रोडक्ट 0 की तरफ जा रहा है और इस बार इसका और इसका प्रोडक्ट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए और बी की रफ्तार अलग अलग हो रही है। जिस स्पीड से ये 0 की तरफ जा रहा है और जिस स्पीड से ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वो दोनों केस 1 और केस 2 में अलग अलग हो रही है। अच्छा मैंने से एक तीसरा एग्जांपल लिया, तीसरा केस लिया तुम्हारे सामने। केस 3 से ये ए है, ये बी है और ये सी है, और हम लोग अभी भी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी की ही बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो ए 0.1 है, बी 10 है, फिर 0.01 है, बी 10 रेज टू 2 है, 0.001 है, 10 रेज टू 3 है, 0.0001 है, 10 रेज टू 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख के बताओ कि ए किधर जा रहा है? 1 कांस्टेंट। हाँ, ए 0 की तरफ जा रहा है और बी किधर जा रहा है? बी यहाँ पे भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अच्छा इन दिनों के प्रोडक्ट को अगर देखें, 0.1 इंटू 10 बोले तो 1, 0.01 इंटू 10 स्क्वायर बोले तो 1, 0.001 इंटू 10 क्यूब, तो ये भी 1, नेक्स्ट भी 1 एंड सो ऑन। तो देखो इस बार क्या हो रहा है कि 0 अप्रोचिंग इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये कांस्टेंट टाइप की चीज आ रही है। ठीक है, इतना समझ में आया तुम लोग को? तो हुआ क्या फाइनली 0 अप्रोचिंग इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये 0 अप्रोचिंग भी हो सकता था, इन्फिनिटी अप्रोचिंग भी हो सकता था, या कोई एक कांस्टेंट भी हो सकता था। सो क्योंकि अब मैं अगर मेरे को कोई बोल दे कि 0 अप्रोचिंग इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग किधर जा रहा है बिना ए और बी का वो टेबल दिए, तो मैं यहाँ पे बता सकूंगा क्या कि वो किधर जा रहा है? नो। ए और बी का टेबल दिया अपने को, अगर पूछे तो क्या अपन बता सकेंगे? नो सर। नो, नहीं बता पाएंगे अपन। ठीक है, इसलिए 0 अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसलिए 0 अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग को भी से इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म से हमको ये नहीं पता चलता कि किसकी तरफ जा रहा है, वो पता चलेगा, लेकिन उसको पता करने के लिए फिर जो ये वेरिएबल है और ये जो ये वेरिएबल है, जैसे मान लो ये ए था और ये बी था, तो हम लोग को ये भी पता चलना चाहिए कि ए 0 की तरफ किस स्पीड से जा रहा है और बी इन्फिनिटी की तरफ किस स्पीड से जा रहा है। तो उसी को मैंने क्या लिखा है, अगर तुम एक जो नोट लिखा है इनडिटरमिनेट फॉर्म का डेफिनेशन, अ फॉर्म इन विच द वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड। वैल्यू तो डिटरमाइन कर सकते हैं डिटरमिनेट फॉर्म की, बट नॉट डायरेक्टली। देखो 2 अप्रोचिंग इंटू 3 अप्रोचिंग, इसमें हम लोग को ए किस स्पीड से और बी किस स्पीड से 2 और 3 की तरफ जा रहा है उससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डिटरमाइन कर ले रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? डिटरमिनेट फॉर्म। नॉट डायरेक्टली बट आफ्टर सम मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन।
तो वो मैनिपुलेशन या वो कैलकुलेशन क्या करना है वो हम लोग देखेंगे अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो अभी तो बस मैं क्या बता रहा था कि जीरो अप्रोचिंग इनटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, इट इज व्हाट, इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। अच्छा, आइडेंटिफाई इनडिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो जैसे पहला है, अगर मैं ऐसे लिखूं, इन्फिनिटी अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगा कि ये एक डिटरमिनेंट फॉर्म होगा? indeterminate, इनडिटरमिनेंट होगा। determinant. चलो, so how many of you will say it is determinant? चैट बॉक्स में। ओके, और भी बच्चों? ओके, और इनडिटरमिनेंट वाले कौन कौन है चैट बॉक्स में? आई भी लिख दोगे चलेगा, आई या डी केवल लिख दोगे वो भी चलेगा, ठीक है, उतना ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं है। मी नहीं लिखना, मी का क्या मतलब, डिटरमिनेंट की इनडिटरमिनेंट। ठीक है, अब देखो, अच्छा अगर मेरे से कोई पूछे कि इन्फिनिटी अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, इसके बारे में मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या कि ये किधर जा रहा होगा? नहीं सर, No. नहीं बोल सकता क्या? जैसे ए बी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, बी भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो उनका प्रोडक्ट किधर जा रहा होगा? Infinity की तरफ. इंफिनिटी की तरफ ही जा रहा होगा उनका प्रोडक्ट। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि उनका प्रोडक्ट इंफिनिटी की तरफ सर जा पर रहा होगा। अगर दोनों का स्पीड अलग अलग होगा तो भी बढ़ेगा तो सही ना, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो सही ना। जैसे मान लो एक जगह 1 है, एक जगह 2 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? 2 हो गया। फिर 2 3, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? 6 हो गया। फिर 3 4, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? 12 हो गया। तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तुम ए को भी बढ़ाओगे और तुम बी को भी बढ़ाओगे तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो रहा होगा? बढ़ेगा ही। तो इन्फिनिटी अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, इट इज अ इन्फिनिटी अप्रोचिंग। और जैसे ही अगर मैंने बिना कुछ कैलकुलेशन किए बता दिया, मतलब ये कैसा फॉर्म हो गया? Determinant. डिटर्मिनेंट फॉर्म। अच्छा बताओ दूसरा, जीरो अप्रोचिंग इनटू जीरो अप्रोचिंग। डिटरमिनेंट, जीरो अप्रोचिंग इनटू जीरो अप्रोचिंग, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। यस क्विकली। यस, वेरी गुड, सबका सही आ रहा है। जीरो अप्रोचिंग इनटू जीरो अप्रोचिंग किधर जाएगा? सबसे पहली बात जीरो अप्रोचिंग की तरफ जाएगा। और क्योंकि मैंने तुरंत बता दिया, मतलब ये कौन सा हो गया? डिटरमिनेंट फॉर्म। सर। हाँ, सर अभी यहाँ पे जैसे जीरो अप्रोचिंग इनटू जीरो अप्रोचिंग है सर, उसका मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं या राइट हैंड साइड से? कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से भी अप्रोच कर रहा हो, तुम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराओ, तुम राइट हैंड साइड से अप्रोच कराओ, तो उनका प्रोडक्ट और छोटा होता जाएगा ना। जैसे तुम ऐसे सोचो 0.1 इंटू 0.01, तो ये तो 0.001 हो जाएगा। ये और छोटा करो, जैसे मान लो 0.01 इंटू 0.0001, पता नहीं कितने जीरो लग जाएंगे इसमें, ऐसे हो जाएगा। तो ये ओवरऑल किधर जा रहा है? जीरो की तरफ ही जा रहा है। जीरो की तरफ। तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। और जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं उसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं कि वो किधर जा रहे होंगे। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया सबको?
Yes, sir. ओके फाइन. नाउ सी तीसरा मैं अगर लिखूं हमारे सामने 0 into 0 अप्रोचिंग. तो 0 into 0 अप्रोचिंग. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो सबसे पहली बात कि 0 into 0 अप्रोचिंग हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये एग्जैक्ट 0 ही होगा? ये 0 होगा कि 0 अप्रोचिंग होगा? 0 होगा. 0. केवल Zero. 0 होगा. वो हम लोग इसको कैसे कन्विंस कर सकते थे अपने आप को? ऐसा वाला डायग्राम बना के, यहाँ 0 है 0 है 0 है. अब इधर 0.1 हो, 0.01 हो, 0.001 हो, कुछ भी हो, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? 0 ही Zero. बनेगा ना. तो 0 into 0 अप्रोचिंग, इट इज अ डिटर्मिनेंट फॉर्म. ये क्या है? डिटर्मिनेंट फॉर्म. अच्छा, फोर्थ देखो, बड़ा देखो भाई, 0 into infinity अप्रोचिंग. 0 into infinity अप्रोचिंग. तो डिटर्मिनेंट की इनडिटर्मिनेंट. ओके गुड. यस, बहुत अच्छा, सब लोग सही लिख रहे हैं. 0 into infinity अप्रोचिंग विल बी 0 एंड इट इज व्हाट, क्योंकि अगर डायरेक्ट वैल्यू आ गई मतलब ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है. इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? एक्सप्लेन इसी तरीके से कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे 0 0 0 है और यहाँ पे जैसे मान लो 1 है, 10 है, 100 है, जो भी है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट तो हमेशा 0 ही आएगा ना. ये एग्जैक्टली 0 आ रहा है. ये क्या आ रहा है? एग्जैक्टली 0 आ रहा है. ठीक है, 0 अप्रोचिंग और 0 आने में अंतर होता है. समझ में आई बात? 0 अप्रोचिंग और 0 आने में डिफरेंस होता है. तो अभी तक हम लोग ने क्या सीखा? अगर समराइज करें तो A इंटू बी में एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, और वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सा होता है? 0 approaching into infinity approaching. यस, 0 अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग. हाँ, और बाकी जो भी फॉर्म्स होते हैं वो डिटर्मिनेंट होते हैं. ओके, तो ये अभी तक का जो पढ़ाया है उसकी समरी है. तो ये हम लोग ने A इंटू बी के बारे में देखा. अब नेक्स्ट बारी पता है किसकी है? C इज इक्वल टू A अपॉन बी के बारे में देखने की. जैसे इससे पहले क्या देखा था? A इंटू बी वाले प्रोडक्ट में देखा था. अब किस में देखेंगे? डिवीजन में. तो फिर से जैसे मान लो यहाँ पे A लिख दूं, यहाँ पे B लिख दूं, और यहाँ पे C, और C इस केस में क्या है? A अपॉन बी. अच्छा बताओ बच्चों, जैसे A 5 की तरफ जा रहा है और B 2 की तरफ जा रहा है, तो C किधर जाएगा? 2.5. 2.5. मतलब ये डिटर्मिनेंट की इनडिटर्मिनेंट? Determinate. ये Determinate. डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम लोग तुरंत वैल्यू बता दे रहे हैं ना. अच्छा ये बताओ, जैसे A 0 की तरफ जा रहा है और B 4 की तरफ जा रहा है, C किधर जाएगा? 0 के. 0 की तरफ. 0. Determinate. 0 0 की तरफ. मतलब ये क्या हो जाएगा?
ये भी डिटर्मिनेंट ही हो जाएगा। मतलब मैं बता दे रहा हूँ ना बिना कुछ कैलकुलेशन किए। अच्छा जैसे मान लो A4 की तरफ जा रहा हूँ और B0 की तरफ जा रहा हूँ, तो C किधर जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ। वेरी गुड। तो ये कैसे टाइप का है फॉर्म? Indeterminate. इनडिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट। अगर मैं आंसर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ बिना किसी कंफ्यूजन के, तो वो फॉर्म कैसा हो जाता है? डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है। अब देखो अगर मैं सेकंड और थर्ड एग्जांपल देखूं, तो सेकंड में क्या हुआ कि अगर न्यूमरेटर में 0 अप्रोचिंग है तो वो पूरे फ्रैक्शन को किधर लेके जाएगा? 0 की तरफ। और अगर डिनोमिनेटर में 0 अप्रोचिंग है तो वो पूरे फ्रैक्शन को किधर लेके जाएगा? इंफिनिटी की तरह। इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा अब ये देखो, 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग। इनडिटर्मिनेंट। हाँ, ये जो होता है ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ठीक है? क्यों? तुम ऐसे सोचो कि ये जो ये न्यूमरेटर में, तो ये क्या कहता? ये कहता कि मैं पूरे फ्रैक्शन को 0 की तरफ ले जाऊंगा। और ये वाला जो है वो डिनोमिनेटर में, वो क्या कहता कि मैं पूरे फ्रैक्शन को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा। तो दोनों लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो क्योंकि दोनों लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, इसलिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। सो 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, ये कैसा फॉर्म है? एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। Determinate. और तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको हम लोग उसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं जो पहले सीखे थे। ये जो 0 अप्रोचिंग है इसको ऐसे लिख लिया 1/0 अप्रोचिंग। और 1/0 अप्रोचिंग क्या होता है? इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये इसमें भी कन्वर्ट हो गया, 0 अप्रोचिंग इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग। और 0 अप्रोचिंग इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग तो मैंने पहले से ही सीखा था Indeterminate form. कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। फाइन। अच्छा ये बताओ बच्चों, 0 और ये इधर 0 अप्रोचिंग। 0 डिफाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फॉर्म। हाँ देखो 0 अपॉन 0 अप्रोचिंग क्या होगा? 0 होगा, एग्जैक्टली 0 होगा। और क्योंकि एग्जैक्टली 0 है मतलब तुरंत आंसर आ गया हमारा, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। ठीक है? अच्छा डिनोमिनेटर में तो कभी 0 अलाउड ही नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो फिर वो वाली चीज क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेंट में अंतर होता है। अंतर तुमको समझ में आया? नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेंट में क्या अंतर होता है? नॉट डिफाइंड में मतलब कोई आउटपुट आएगा ही नहीं, नो वैलिड आउटपुट। और इनडिटर्मिनेंट में आउटपुट आएगा लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद आएगा। आउटपुट जरूर आएगा इनडिटर्मिनेंट में लेकिन वो थोड़ी मेहनत करने के बाद आएगा। सो अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म और नॉट डिफाइंड ये दोनों सेम चीज है क्या, सो आई विल से नो। सो इसको लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन नॉट डिफाइंड एंड इनडिटर्मिनेट। नॉट डिफाइंड मतलब नो आउटपुट एट ऑल। इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है?
कि it will give an output, but after some manipulation. But after some manipulation. ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, फिर से एक बार C इज इक्वल टू A अपॉन B की बात करते हैं हम लोग। तो ये A है, ये B है और ये C है। तो अब जैसे मान लो कि A 4 की तरफ जा रहा हो और B इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो C किधर जाएगा? C के बारे में हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? जीरो की तरफ जा रहा होगा। 0 की तरफ जा रहा होगा, वेरी गुड। और क्योंकि मैंने बता दिया कि ये किसकी तरफ जा रहा है, मतलब ये कैसा फॉर्म हो गया? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट फॉर्म। ओके फाइन। अच्छा, जैसे मान लो A इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो और B 2 की तरफ जा रहा हो, C किधर जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। मतलब तुरंत बता दिया कि ये भी कौन सा फॉर्म होगा? डिटर्मिनेंट। अच्छा, तो हम लोग ने इन दो एग्जाम्पल से क्या सीखा कि अगर न्यूमरेटर में इंफिनिटी अप्रोचिंग है तो वो पूरे फ्रैक्शन को किधर लेके चला जाएगा? इंफिनिटी की तरफ। और अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी अप्रोचिंग है तो वो पूरे फ्रैक्शन को किधर लेके चला जाएगा? 0 की तरफ। अच्छा, अब इधर लिख लिया, ए भी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और बी भी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। इंफिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग। इनडिटर्मिनेंट। ये जो है ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला इंफिनिटी क्या कहता, ये कहता कि क्योंकि मैं न्यूमरेटर में हूं तो मैं पूरे फ्रैक्शन को इंफिनिटी की तरफ लेके चला जाऊंगा। ये वाला इंफिनिटी क्या कहता कि क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में हूं तो मैं पूरे फ्रैक्शन को 0 की तरफ लेके चला जाऊंगा। अब दोनों एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, इसलिए ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। सो जो दूसरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आया हम लोग के पास A बाय B वाले में, वो कौन सा आ गया? इंफिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग। सो अब इसको अगर मैं समराइज करूं A बाय B में, C इज इक्वल टू A बाय B, तो इसमें दो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। इसमें दो क्या होते हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। वो जो दो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग एंड इंफिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है, Yes, sir. ये दो फॉर्म होते हैं हमारे। तो हम लोग ने कितने इंडिटर्मिनेंट फॉर्म सीख लिए? टोटल 3 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म सीख लिए। पहला क्या था? Zero in Zero approaching into infinity infinity approaching. दूसरा और तीसरा ये। तो ये जो था ये A इंटू बी वाले टाइप का था, और ये क्या था? ये दो जो थे A अपॉन बी वाले टाइप के थे। सो इतना क्लियर है तुम लोग को? समझ में आया सबको? बोलो भाई। हर्ष, साउंड आ रही है?
लगता है गायब ही हो गया है। आयुष तुमको साउंड आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ रही है। कल तो कोलकाता हार गई भाई। तो क्या करने का? क्या क्या करने का? अब तुम कोई स्टेटस नहीं डालोगे क्या? डाली ना, क्या? इंस्टा पे डाली है टैग करके केकेआर को। अच्छा ओके चलो, अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। C इज इक्वल टू A माइनस बी फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग ने A इंटू बी फॉर्म का इनडिटर्मिनेंट वाला कौन सा है वो देख लिया, A अपॉन बी का इनडिटर्मिनेंट वाले कौन से हैं वो देख लिया। अब A माइनस बी फॉर्म के देखते हैं हम लोग। तो A माइनस बी फॉर्म में क्या होता है कि जैसे मान लो ये A है और ये B है सर। C इज इक्वल टू A माइनस बी है। अच्छा जैसे मान लो कि A4 की तरफ जा रहा है और B2 की तरफ जा रहा है, तो बताओ C किधर जाएगा? 2 2 की तरफ, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया? determinant डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। अच्छा जैसे मान लो A 0 की तरफ जा रहा है और B भी 0 की तरफ जा रहा है, तो C किधर जाएगा? 0 0 की तरफ, मतलब ये भी क्या हो गया एक तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। अच्छा अगर A इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और B 2 की तरफ जा रहा है, तो C किधर जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी की तरफ, मतलब ये कैसा फॉर्म हो गया? determinant डिटर्मिनेंट। अच्छा जैसे मान लो A 3 की तरफ जा रहा हो और B इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो C किधर जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी की तरफ। माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये कैसा फॉर्म हो गया? डिटर्मिनेंट। 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 तो हम लोग ने ये सीखा कि जैसे जो सब्ट्रैक्शन है उसमें अगर पहला वाला टर्म इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो तो वो पूरे एंटायर टर्म को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा, और सब्ट्रैक्शन में अगर सेकंड वाला टर्म इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो तो वो एंटायर को माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा। अच्छा ए भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो और बी भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो सी के बारे में क्या कहेंगे? इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। सी जो है वो इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्यों? देखो इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, तो जैसे ये कहता कि मैं पूरे फ्रैक्शन को किधर ले जाऊंगा? इन्फिनिटी की तरफ, और ये जिद पे अड़ जाता कि मैं पूरे फ्रैक्शन को किधर ले जाऊंगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, दोनों क्या किए? एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। समझ में आई बात? सो इसमें क्या समरी है कि C इज इक्वल टू A माइनस बी में इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब तक हम लोग ने अब 4 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स पढ़ लिए हैं। वो जो 4 है वो कौन कौन से थे? अभी तक 4 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स पढ़ लिए। पहला था 0 अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग। दूसरा क्या था? जल्दी जल्दी बताओ। 0 approaching Zero upon approaching zero upon approaching, zero. zero approaching हाँ वो तीसरे में लिख लेते हैं। और चौथा जो है infinity approaching minus infinity approaching अच्छा अभी 5वें 6वें और 7वां ये भी 3 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होते हैं। ये A रेज टू B वाले में होते हैं, तो इसको हम लोग
थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर। ओके, ए रेज टू बी वाला, जैसे ये ए इंटू बी था, ये ए अपॉन बी, ये ए अपॉन बी, ये ए इंटू बी था, वैसे ही ए रेज टू बी के 3 इनडिटर्मिनेट फॉर्म और होते हैं। तो वो हम लोग पहले इन 4 के ऊपर अच्छी सी प्रैक्टिस बना लेंगे, उसके बाद देन वी विल डिस्कस ए रेज टू बी वाले इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, इतनी क्लियर, इतनी बातें क्लियर है तुम लोग को? एक बार जल्दी से चैट पे लिखो, इतना क्लियर है? ओके, अब देखो लिमिट्स के लिए हम लोग को जैसे बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज आएंगे, ठीक है? सो जो हम लोग ने 11th में पढ़े, 11th के स्टार्टिंग में, तो वो कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज आएंगे वो मैं लिख देता हूँ और तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे एपी के लिए सम ऑफ एपी के लिए nth टर्म क्या होता था? a plus n minus 1d, और सम ऑफ n टर्म्स जो होता था n by 2 2a plus n minus 1d, या n/2 a plus l, ठीक है? जीपी के लिए nth टर्म जो होता था a r raised to n minus 1 और सम जो होता था a into r raised to n minus 1 upon r minus 1 एंड सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी जो होता था वो a होता था अपॉन a 1 by 1 माइनस, minus r, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है? अच्छा, एचपी के सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता था, एचपी के सम के बारे में हम लोग कुछ लिखेंगे ही नहीं। हम लोग अब उसके बारे में लिखते हैं 1 + 2 + 3 till n, sum of first n natural number n plus n 1 into by n 2, n into n plus 1/2, 1 square plus 2 square till n square, मतलब ये n n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. ठीक है? इसको तुम लोग लिखते जाओ फटाफट, 1 cube plus 2 cube plus n cube, n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? उसके बाद जो है और कौन से फॉर्मूलेस थे हमारे? ये तो एपी से रिलेटेड AMG, होगा, नहीं एएमजीएम का यूज नहीं है उसमें कुछ। अब जैसे ट्रिगो के फॉर्मूलेस, ट्रिगो के जैसे sin 2a, दिस इज 2 sin a cos a, sin a, ठीक है? cos 2a जो होता है वो 2 cos square a minus 1 या cos square a minus sin square a या 1 minus 2 cos square a। सर 1 minus 2 sin square है। अरे सॉरी, 1 minus 2, tan 2a जो होता था वो होता था 2 tan a होल अपॉन 1 minus tan square a। फिर sin 3a जो होता था वो होता था 3 sin a minus 4 sin cube a। cos 3a जो होता था वो होता था 4 cos cube a minus 3 cos a एंड tan 3a जो होता था
वो होता था 3tan a माइनस 10 क्यूब a होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी, ये जो होता था 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, साइन सी माइनस साइन डी, ये जो होता था 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये जो होता था 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, एंड कॉस सी माइनस कॉस डी ये होता था माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2। ठीक है। ओके, सर ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज आएंगे? ये सब लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज आएंगे। एक बार लिखवा दे रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल आइडेंटिटीज जो हम लोग ने पढ़ी है, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता है, वो तो लिखने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, इतने फॉर्मूलेज हैं, और कुछ आएंगे तो बीच में बता देंगे अपने। ओके, हाँ। सो अब देखो आगे क्या है। मेथड फॉर सॉल्विंग लिमिट्स। मेथड फॉर सॉल्विंग लिमिट्स, तो इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं? तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई whether the question is of indeterminate form और डिटर्मिनेंट फॉर्म। पहले क्वेश्चन को देख के ये एनालाइज करना है कि क्वेश्चन मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म का है। इफ इट इज ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म, अगर वो डिटर्मिनेंट फॉर्म का है, देन if it is of determinant form, then put the value of a in place of x to obtain the value of limit. और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का है, अच्छा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का 90% केसेस में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही रहेगा, 90 के 95% केसेस में। इफ इट इज ऑफ indeterminate form, then try to convert it in determinant form by using
algebraic techniques like factorization, rationalization, or by using स्टैंडर्ड लिमिट्स। इसको जो है स्टैंडर्ड लिमिट्स वाला जो चीज है विल बी टॉट लेटर ऑन। लेटर ऑन मतलब कुछ आगे आने वाले लेक्चर्स में वो सिखाया जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप 3, वंस अ डिटर्मिनेंट फॉर्म इज ऑब्टेन्ड, once a determinant form is obtained, then find the value of limit by putting a in place of x, by putting a in place of x। ठीक है, इतना लिखो, देन आफ्टर दैट अपने चलो ये लिख लिया। यस सर। अब देखो, जैसे लिमिट फाइंड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस बस इस पे करेंगे कि ये पहचानना कि हमारा फॉर्म इनडिटर्मिनेंट है कि डिटर्मिनेंट है। सो आइडेंटिफाई whether given question is of indeterminate or of determinate form। ठीक है, जिसे मान लो पहला मैं लिखूं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x plus 3 होल अपॉन x plus 5। तो ये बताना है कि ये डिटर्मिनेंट है कि इनडिटर्मिनेंट। तो देखो, अब कैसे पता करेंगे? जो x है वो 2 की तरफ जा रहा है, तो 2 plus 3 ऊपर 5 की तरफ जा रहा है, नीचे 2 plus 5 नीचे 7 की तरफ जा रहा है, मतलब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। ए बाय बी में इनडिटर्मिनेंट कौन सा होता है? बस 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, मतलब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। समझ में आया कैसे पता करना है? बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। Yes. अच्छा, जैसे मान लो सेकंड है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
बोलो सब लोग चैट बॉक्स में आंसर दो, डिटर्मिनेंट या इनडिटर्मिनेंट। कुछ लोगों ने डिटर्मिनेंट आंसर दिया, कुछ लोगों ने इनडिटर्मिनेंट आंसर दिया। अब देखो तुम ऐसे सोचो कि मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, वैसे तो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन 1 पुट कर देते हैं फॉर्म पहचानने के लिए, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0, 0. क्योंकि ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अच्छा, इसमें अगर तुम x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 - 3 + 2, मतलब ये भी 0 होता, Yes. क्योंकि ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा था, इसका मतलब ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये कैसा फॉर्म हो गया? 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, Indeterminate. इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। समझ में आया सबको? Yes, sir. अच्छा, जैसे मान लो तीसरा मैं लिखूं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x होल अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x होल अपॉन x, फॉर्म पहचानना है। यस चैतन्य, यस तन्मय, यस प्रथमेश, यस सलोनी, यस अनन्या, गुड, जयदीप सही है। सो आंसर इज कमिंग इज इनडिटर्मिनेट। देखो जब x 0 की तरफ जाता है तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 खुद 0 होता है, तो x 0 की तरफ गया मतलब ये भी 0 की तरफ गया और ये भी 0 की तरफ गया, ये कैसा फॉर्म हो गया? इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। समझे? अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 sin x होल अपॉन x, चैतन्य करेक्ट है। यस प्रथमेश, यस सलोनी। तन्मय डिटर्मिनेंट तो है, 0 अप्रोचिंग नहीं होगा। देखो साइन π/2 कितना होता है? 1 1. अप्रोचिंग 1 होल approaching. अपॉन डिनोमिनेटर क्या है? π/2 अप्रोचिंग, मतलब ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है। a/b में इनडिटर्मिनेंट कब बनता? या तो 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग आ जाए, या इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग आ जाए। ठीक है। अच्छा, जैसे फिफ्थ, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 होल अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6। यस प्रथमेश, यस आयुष, तन्मय सही है, सलोनी भी सही, आर्या सही, चैतन्य सही, राज सही। सो देखो हो क्या रहा है, एन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो इन्फिनिटी होल स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस 2, मतलब ऊपर जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और नीचे भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये क्या हो गया? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया।
अच्छा ये बताओ, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई log ऑफ 1 प्लस साइन x होल अपॉन 10x। ln ये log लिखा हुआ है। जस्ट में गुड। यस, नो प्रश्नेश। देखो x पाई की तरफ जाता है तो साइन किधर जाता है? साइन पाई क्या होता है? 0 होता है, 0 मतलब ये 0 अप्रोचिंग। और 10 पाई कितना होता है? वो भी 0 अप्रोचिंग होता है, मतलब 10 पाई खुद 0 होता है, लेकिन क्योंकि x पाई की तरफ जा रहा है तो ये वाली चीज 0 अप्रोचिंग। तो लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो किधर जा रही है? 0 1 की तरफ। अप्रोचिंग। लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो 1 की तरफ जा रही है, पूरी की पूरी क्वांटिटी। हाँ मतलब 0 अप्रोचिंग है। हाँ, लॉग का आउटपुट जो है वो 0 अप्रोचिंग हो जाता है और डिनोमिनेटर भी 0 अप्रोचिंग। तो ये क्या होता है? एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ठीक है। ओके, सो आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे दिखते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म कैसे दिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब जैसे मान लो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म। जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x प्लस 3 होल अपॉन x प्लस 4। तो देखो पहला काम क्या है कि ये कौन सा फॉर्म है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऊपर 5 जा रहा है और नीचे 6 जा रहा है, मतलब 5/6 अप्रोचिंग टाइप की चीज है। ठीक है, मतलब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अब तुम देखो कि ये कौन से नंबर की तरफ जा रहा है? ये वाला पूरा फ्रैक्शन जो है वो कौन से नंबर की तरफ जा रहा है? 5/6 वाले नंबर की तरफ। तो जिस नंबर की तरफ हमारा फंक्शन जाता है उसी फिक्स नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिट कह देते हैं। लिमिट। तो जो हमारे लिमिट की वैल्यू आती वो इस केस में क्या जाती? 5/6। तो लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारा फॉर्म डिटर्मिनेंट है तो ये जो x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 है, तो 2 जो है यहाँ पे और यहाँ पे डाल दिया, तो 2 प्लस 3 होल अपॉन 2 प्लस 4, मतलब क्या बन जाएगा? 5/, 5/6। समझ में आया? ये बन जाएगा 5/6। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इवेल्युएट करने के लिए क्या करना है कि अगर हम लोग ने ये पहचान लिया कि हमारा फॉर्म डिटर्मिनेंट है, तो हम लोग जो x जिस नंबर की तरफ टेंड कर रहा है उसी नंबर को x की जगह डाल देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 4 x² माइनस 3x प्लस 2 होल अपॉन 2x प्लस 1।
इसकी वैल्यू क्या होती? यस। 2/3. ओहो, 1/3 approaching. CBSE postpones class 12th board exams and cancels class 10th board exams. सर 10th का भी पोस्टपोन्ड हो गया ना जून को। 10th का तो सीबीएसई ने कैंसिल ही कर दिया, सीबीएसई का। स्टेट बोर्ड का नहीं पता, स्टेट बोर्ड का पोस्टपोन हुआ है, हाँ सीबीएसई ने तो जून को। कैंसिल ही कर दिया। लेकिन कैंसिल कर दिया, उसको पढ़ना पड़ेगा सर पूरा मतलब exam। डायरेक्टली परसेंट देंगे। कैसे देंगे? लेकिन तुम लोग को कैसे मिला था इस बार? सर हमारा तो एग्जाम पूरा हुआ था। पूरा हुआ था एक मतलब? एक ही एग्जाम रह गया था, रह गया था। हाँ तो फिर वो भी वो प्रीलिम्स में से मार्क्स दे दिए, मतलब लास्ट का प्रीलिम्स एग्जाम। को पोस्टपोन। अच्छा, चलो। तो x टेंडिंग टूवर्ड, ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो बस x की वैल्यू तुमको 4 पुट करनी है। तो 16 - 12 + 2 होल अपॉन 9 कितना बन जाएगा? ये 6/9 मतलब 2/3। 2/3. सर 4/9 होगा ना? कहाँ भाई? ए सॉरी 2/9 होगा ना? अच्छा 16 + 2 हाँ कितना होता है? हाँ 18। यस सर यस सर। ओके, ये समझ में आया कि कैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म को इवैल्यूएट करना है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म को इवैल्यूएट करना तो बहुत आसान काम है, और वो आसान काम नहीं दिया जाता क्वेश्चंस में। नहीं, 2022 का जेई तो पोस्टपोन नहीं होगा, वो तो अभी बहुत लंबा समय है उसमें, अभी 1 साल है, तो इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो सिचुएशन किस हिसाब से चलती है। अभी तो मेरे को लगता है कि ऑल टाइम पीक पे चल रहा है इंडिया। तुम लोग के पेन में कैसा सीन है? सर बहुत आ रहे, 100 आ रहे केस। 100+ केसेस है पर 24 आवर्स। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या है, मतलब पूरा इंतजाम है अगर किसी को? नहीं उतना नहीं सर, यहाँ पे से मतलब है पर इतना भी नहीं है। यहाँ पे सीरियस हुआ तो पनवेल लेके जाते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, अब ये इम्पॉर्टेंट है, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऑफ व्हाट? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा, अगर तुम समझो तो ये चैप्टर पूरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ही लिमिट्स को इवैल्यूएट करने में निकल जाता है। तो अब जैसे मान लो मैं एक 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग वाले क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं। तो से क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 x² - 3x + 2 होल अपॉन x² - 1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन x² - 3x + 2 होल अपॉन x² - 1। तो अब मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। अब होगा क्या, सब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है, तो इस 1 को इधर लेके आ जाओ, मतलब x - 1 टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होना चाहिए। अग्री करोगे? तो x - 1 वाला टर्म हमको ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह जनरेट करना होगा। ठीक है, कुछ जगह डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा, कुछ जगह थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने पे जनरेट होगा। इधर डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो जैसे यहाँ पे x² - 3x + 2,
तो ये क्या हो जाता, इसको अगर तुम x फैक्टराइज minus करोगे 1 x minus 2. और नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो मैंने बोला था ना कि x माइनस 1 मेरे को ऊपर और नीचे जनरेट करना है, और जैसे ही जनरेट हो जाए उसको कैंसिल कर देना। तो देखो अभी तक जो था, इससे पहले तक ये 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग का फॉर्म था, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म था। अब जैसे ही x माइनस 1 ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया अपना, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म इज दिस? df. यस, इट इज अ डिटर्मिनेंट फॉर्म, इट इज अ डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सीधे ये 1 पुट कर दिया x की जगह जहां जाना, सो -1 होल अपॉन 2 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका आंसर जो है वो हो गया -12। ठीक है, इतना समझ में आया तुम लोग को? Yes. सबको क्लियर है बच्चों? सो बेसिक देखो, दो मेथड होते हैं एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एक होता है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा होता है स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड में दो लोग आते हैं। वो दो लोग कौन कौन होते हैं? एक आता है फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड होता है रैशनलाइजेशन। ये अलजेब्रिक मेथड में हो गया। एक होता है फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है रैशनलाइजेशन। सॉरी। तो जैसे ऊपर वाला एग्जांपल हम लोगों ने कैसे किया ये बताओ, कौन से मेथड से किया? फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से किया अपन ने ऊपर वाला एग्जांपल। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें रैशनलाइजेशन से करना होगा हम लोग को। जैसे से फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, पहले फॉर्म पहचानो, फॉर्म इनडिटर्मिनेंट है कि नहीं है। हाँ, indeterminate. इनडिटर्मिनेंट है, ओके। अब देखो मेरा एम क्या होगा, मेरा एम होगा कि x 2 की तरफ है, मतलब मैं x माइनस 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जनरेट कर दूं। देखो न्यूमरेटर में तुमको डायरेक्टली दिख रहा है x माइनस 2 जनरेट होते हुए, दिख रहा है फैक्टराइज करने से। और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा जनरेट होते हुए। तो अब डिनोमिनेटर को मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। तो किससे रैशनलाइज किया, रूट प्लस 2 एंड रूट प्लस 2। मतलब जो चीज ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहेगी ना। ओके, अब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, देखो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 फिर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 2 एंड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x प्लस 2 माइनस 4। अग्री करोगे ऐसे आएगा। अच्छा, x प्लस 2 माइनस 4 इज व्हाट,
इट इज नथिंग बट x माइनस 2 ओनली। ये क्या होगा, x माइनस 2 ही होगा। सो फाइनली क्या हुआ कि x माइनस 2 ऊपर और नीचे कैंसिल हो गए। अच्छा, जैसे ही कैंसिलेशन का काम हो जाता है, तो कैंसिलेशन का काम होने के बाद वो अपने आप एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, तो अब x की वैल्यू 2 पुट कर दी हम लोग ने जहां जहां x था, तो 2 + 2 इंटू रूट ऑफ 2 + 2 + 2 मतलब 4 इंटू 4। आंसर क्या आ गया, 16। समझ में आया? बोलो सारे बच्चे लोग, ये आप सबको क्लियर है? जस्ट सब लोग कमेंट करो Yes, जल्दी sir. जल्दी। सो अब कुछ और क्वेश्चंस के साथ डील किया जाए। जैसे अब एक क्वेश्चन तुम करोगे, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 रूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 3 फुल अपॉन रूट ऑफ x प्लस 13 माइनस 4। ठीक है, इसको करो, मैं आया 1 मिनट में। Sir, sir, ओके, इसमें कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में? sir. हाँ, सर ऊपर वाले में x अप्रोचिंग टू 2 है ना, x परफेक्ट 2 ऐसा तो नहीं दिया, फिर 16 डायरेक्टली आंसर कैसे आया? 16 कुछ तो आना चाहिए था ना उसके साथ। नहीं देखो, हम क्या देखते हैं कि जैसे ओवरऑल जो फंक्शन है वो किस नंबर की तरफ जा रहा है।
16 की तरफ जा रहा है, तो जिस फिक्स नंबर की तरफ जाता है वही तो लिमिट होती है ना, हाँ 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 सर। इसीलिए 16 लिख देते थे लिमिट की वैल्यू। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं बच्चों? क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है? है सर। है, पुट करके देखो ना, x की वैल्यू 3 पुट करो, इतना समय क्यों लगा? 3 + 6 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 -3, फिर 3 + 13 16, उसका स्क्वायर रूट 4, तो ये क्या हो गया? 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग हो गया। तो अब देखो मेरा एम क्या होगा, मेरा एम होगा कि ऊपर और नीचे मैं x - 3 जनरेट कर दूं कैसे भी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि न ऊपर x - 3 आसानी से जनरेट हो रहा है, न नीचे x - 3 आसानी से जनरेट हो रहा है। तो अब ऊपर x - 3 जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया कि इसको रैशनलाइज कर दिया, √(x + 6 + 3), और नीचे भी मेरे को यही टर्म तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी क्या? अच्छा, अब मेरे को नीचे वाले को भी करना है रैशनलाइज, तो नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, √(x + 13 + 4), ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते कि जैसे इन दोनों में लगा देते, फिर इन दोनों में लगा देते, और ये जो दो बंदे रहते वो अभी आराम कर रहे होते। देखो इन दोनों में जब लगाया हम लोगों ने, देखो x + 6 - 9 बन जाता, मतलब x - 3 बन जाता। इन दोनों में जब लगाया तो फिर से x + 13 - 16, मतलब x - 3 बन जाता। फिर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3। अब इधर क्या बचा, √(x + 13 + 4 बचा, ये वाला, और यहाँ पे क्या बचा, √(x + 6 + 3। ये लोग कैंसिल हो गए थे, x - 3 x - 3 तो कैंसिल हो गए। जैसे ही कैंसिल हो गया हमारा काम आसान हो गया। कैंसिल होने पे क्या हो गया, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो 3 + 30, अब तो x की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो 3 + 13 16, 16 में 4 ऐड करेंगे, 4 + 4 8, 3 + 6 9। समझ में आ रही है बात? तो अपना आंसर क्या हो गया, 8/6, और 8/6 सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाता है, 4/3। समझा सबने? बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार सब लोग कमेंट करेंगे। एक बार फिर से बताऊं, देखो एक बार फिर से सुनो, मैं यहीं पे बताता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे को ऊपर को भी रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, नीचे को भी रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। नीचे तो ऊपर वाले को रैशनलाइज किया किससे, √(x + 6 + 3 से। यहाँ पे देखो, अच्छा अगर मैं कोई टर्म ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेम टर्म मेरे को नीचे तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, तभी तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू दैट विल रिमेन अनचेंज्ड।
तो इससे मैंने ऊपर वाले को रैशनलाइज करने से क्या किया, ये एंश्योर किया कि ऊपर x-3 बन जाए। अब नीचे वाले को देखो, नीचे √(x+13 -4 था, यहाँ पे भी मेरा एम जो है x-3 बनाने का था, तो यहाँ पे √(x+13 +4 से नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो जिनके जिनके पेयर्स थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो काम हो गया। जैसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से x-3 बन गया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से भी x-3 बन गया। अच्छा, जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, ये तो अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, तो इनको वापस इधर ही लिख दिया, इधर और इधर। तो जैसे ही x-3 और x-3 ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, तो कैंसिल होने के बाद एक डिटर्मिनेंट फॉर्म अपने आप बन गया। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म जैसे ही बन गया तो x की वैल्यू जो है 3 वो पुट कर दी, तो 3 + 13 4, 4 का स्क्वायर रूट, सॉरी 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 + 4 होल अपॉन 3 + 6 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 + 3, 8/6 which is 4/3। सबको क्लियर है अभी? ओके, चलो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 - cos x होल अपॉन sin square x। यस, तन्मय का सही है, आर्या का सही है। देखो जैसे इधर 1 - cos x है, sin square x को क्या हम लोग 1 - cos square x लिख सकते हैं क्या? हाँ। और 1 - cos square x को 1 - cos into 1 + cos लिख सकते हैं। तो देखो होगा क्या कि 1 - cos और 1 - cos कैंसिल हो जाएंगे, और तुमको पता है कौन से टर्म्स कैंसिल होते हैं? जिनकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही होती वही टर्म्स कैंसिल हो रहे होते हैं। जैसे देखो x अगर 0 की तरफ जा रहा होता तो 1 - cos किधर जा रहा होता, 1 - 1
जीरो की तरफ जा रहा होता है, तो हमेशा वही टर्म्स कैंसिल हो रहे होते हैं जिसकी वैल्यू जीरो की तरफ जा रही होती है। तो ये लोग कैंसिल हो गए। अच्छा, जैसे ही कैंसिल हो गए मतलब एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो अब तो x की वैल्यू जीरो पुट करना है, सो 1 सर कैंसिल किसको करना है इसमें, वो कैसे समझा? कैंसिल वैसे समझना है कि कौन सा टर्म जीरो की तरफ जा रहा है उसको कैंसिल करना है तुमको। जैसे न्यूमरेटर में अगर तुम देखो तो 1 माइनस कॉस एक्स पूरा जीरो की तरफ जा रहा है, जाएगा। हाँ मतलब तुमको डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस एक्स जनरेट करना है एक तरीके से। तो अब तुम कैसे जनरेट करते हो वो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करेगा। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबको क्लियर है ना? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 माइनस कॉस 2x होल अपॉन साइन x इंटू टेन एक्स। यस तो मैं करेक्ट है या तो नहीं? यस निशिगंधा।
ओके चलो देखो 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इधर तो साइन एक्स है ये, और टेन एक्स को हम लोग ने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लिया, तो कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो अब एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी। जैसे ही कैंसिल हो गया मतलब ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 2 इंटू कॉस 0 मतलब 2 इंटू 1, आंसर इज 2। ठीक है जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालिए। ओके दो लोग का आंसर 1/2 आया। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो ये पहचानना है कि ये इनडिटर्मिनेंट है कि नहीं है। देखो 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 मतलब 5 माइनस 5, तो 0 अप्रोचिंग और नीचे भी 0 अप्रोचिंग। तो हम लोग को x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है, मतलब x माइनस 1 ये एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। इस क्यूबिक को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर ये 2x माइनस 2, ये 2 बन जाएगा। मतलब ये वाली चीज कैसी बन जाएगी, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो उसको x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख लिया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स वन। तो ये कैंसिल हो गए। अब जैसे ही ये कैंसिल हो गए तब बस x की वैल्यू वन पुट करनी है, तो वन माइनस टू प्लस टू होल अपॉन वन प्लस वन, मतलब क्या हो जाएगा, वन बाय टू आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो सबको समझ में आया ये? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस टू। सर माइनस रूट थ्री प्लस वन बाय टू। नहीं, रूट में आंसर नहीं आएगा। सर माइनस टू आएगा। माइनस टू देखते हैं। चलो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये किसमें फैक्टराइज होता है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, क्योंकि होल स्क्वायर है मतलब इसका भी होल स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ये किसमें होता है,
x माइनस x 1। minus 3. अच्छा देखो, एक x माइनस 1 तो कैंसिल हो जाता, लेकिन एक और x माइनस 1 चाहिए। वो पता है यहाँ से जनरेट होता, इसको रैशनलाइज करने से। तो √+2 से रैशनलाइज कर दिया, तो √+2 से रैशनलाइज करने पे क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में x माइनस 1 बन गया और न्यूमरेटर में √(x+3+2) बन गया। अब देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लोग कैंसिल हो गए। अब जैसे ही ये लोग कैंसिल हो गए, अब ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। तो x की जगह 1 पुट करना है हर जगह। तो 1 माइनस 2 मतलब उसका होल स्क्वायर 1, फिर 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 2 4, होल अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सो ये सबको क्लियर है। सो बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट करो, आज जो भी पढ़ा हम लोग ने वो समझ में आया? चलो सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने आगे पढ़ेंगे। सो इससे रिलेटेड जो होमवर्क होगा मैं तुम्हारे ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, चलो तो बाय। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट सर है वो से मीटिंग चालू Bye कर sir, देंगे। thank you sir.